कॉकरोच जनता पार्टी को अगर नया भारत बनाना है, कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा है जिसकी बड़ी विशेषताएं हैं। इस पार्टी को आप बहुत ही पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे नेता क्यों निश्चिंत हैं? अगर लीडरशिप दलित के हाथ में होगी तो ब्राह्मण क्षत्रिय दूर रहेंगे। उन्होंने समाज को इतने हिस्सों में बांट दिया है कि तुम कॉकरोच जनता पार्टी बना लो, चाहे शेर जनता पार्टी बना लो, चाहे हाथी जनता पार्टी बना लो, तुम एक नहीं हो पाओगे। फिर तो ये नेता रो देते कि अरे बाप रे बाप, ये पूरा भारतीय समाज एक है। एक बार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दोबारा सत्ता में आ गए तो मनवादी शासन फिर से शुरू हो जाएगा, तुम मारे जाओगे, फिर गुलामी शुरू। किसी ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है? 1850 के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, कॉकरोचों वही हाल आज भी है। भारतीय समाज को एक करना है। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं यहां से, और वो कॉकरोच जनता पार्टी तक पहुंच जाती है। मुझे मैसेज कोई ना कोई भेज ही देता है कि साहब ये बात आपकी पकड़ में आ गई। कॉकरोच जनता पार्टी को अगर नया भारत बनाना है, युवाओं ने बड़ा अच्छा काम किया, चलो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। जहां से भी ये शब्द आया कॉकरोच, इतिहास उस पर चर्चा करेगा कि भाई ये शब्द कॉकरोच कहां से आया। कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा है जिसकी बड़ी विशेषताएं हैं। उसका सर काट दो फिर भी नहीं मरता वो। कहते हैं अगर न्यूक्लियर हमला हुआ, कहीं भी न्यूक्लियर हमला अगर होगा तो कॉकरोचों पर रेडिएशन का कोई असर नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। कॉकरोचों पे रेडिएशन का कोई असर नहीं होगा। यानी अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो इस दुनिया में अगर कोई बचेगा तो कॉकरोच बचेंगे। चलो युवाओं के पास भगवान का ये बहुत बड़ा वरदान है कि कॉकरोच बचेंगे। ये क्वालिटी होती है युवाओं की। रेडिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडिएशन मतलब तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी। पर आपने ये जो पार्टी बनाई, बहुत अच्छा किया बनाया। इस पार्टी को आप बहुत ही पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी के बहकावे में आए और आपने उत्पात मचाया और आपने बदतमीजी की, तो आप ये जान लो कि भारत एक अलग तरह का मुल्क है। भारत एक बिल्कुल अलग तरह का मुल्क है। भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत में उदंडता संभव नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि भारत, हमारे नेता क्यों निश्चिंत हैं? उसकी एक वजह है, उन्होंने भारतीयों को कई वर्ग में बांट रखा है। अगर लीडरशिप दलित के हाथ में होगी तो ब्राह्मण क्षत्रिय दूर रहेंगे। अगर लीडरशिप ब्राह्मण क्षत्रिय के, अब गौर करिएगा इन बातों पे, अगर लीडरशिप ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ में रहेंगे, दलित दूर रहेगा, मुसलमान दूर रहेगा। उन्होंने समाज को इतने हिस्सों में बांट दिया है कि नेताओं को एक बात का कॉन्फिडेंस है कि तुम कॉकरोच जनता पार्टी बना लो, चाहे शेर जनता पार्टी बना लो, चाहे हाथी जनता पार्टी बना लो, चाहे गैंडा जनता पार्टी बना लो, तुम कुछ भी बना लो, तुम एक नहीं हो पाओगे। ये जो नेताओं का तुम देखते हो ना, सांसों पे ध्यान बनाए रखना, सुनते रहो और सांसों पे ध्यान बनाए रहो। ये जो नेताओं का तुम कॉन्फिडेंस देख रहे हो, इस कॉन्फिडेंस की वजह यही है। ये जो सारे नेताओं का तुम कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनी होगी कॉकरोच जनता पार्टी। अगर यही सारा भारत एक होता, हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, अगर ये सब एक होते, फिर तो ये नेता काम जाते। फिर तो ये नेता रो देते कि अरे बाप रे बाप, ये पूरा भारतीय समाज एक है। एक आदमी नारा लगाएगा, सब उसके पीछे जाके खड़ा हो जाएंगे ना। नेताओं को फुल कॉन्फिडेंस है कि चिंता मत करना, अगर दलित नेतृत्व आया तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये दूर हो जाएंगे। क्या है, हमें क्या लेना देना है, हमसे क्या मतलब है, हमारा मुद्दा थोड़ी है। और दलित अगर सत्ता में आ जाएगा तो फिर अपर कास्ट को सताएगा। यही साइकोलॉजी बनी हुई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर लीड करेंगे तो दलित लीडरशिप उनको समझा देगी कि बेटा, एक बार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दोबारा सत्ता में आ गए तो मनवादी शासन फिर से शुरू हो जाएगा, तुम मारे जाओगे, फिर गुलामी शुरू। किसी ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है? अगर नेतृत्व हिंदुओं के हाथ में आ जाएगा, मुसलमान टेंशन में आ जाएगा कि अरे बाप रे बाप, हिंदू नेतृत्व। आज के समाज में सबको लगता है क्या प्यार से नेताओं ने काम किया, सलाम है नेताओं को, सलाम है। बिल्कुल यही काम अंग्रेजों ने किया था, एकदम यही काम। 1850 के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी को बता रहा हूं, सुन लो, 1850 के बाद यही तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है, कॉकरोच जनता पार्टी। 1850 के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, 1850 के बाद जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेजों को चिंता हुई, ब्रिटिश हुकूमत को चिंता हुई कि अरे बाप रे बाप, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा सुनो, डिवाइड एंड रूल का खेल तो सदियों पुराना है।
जब से ये धरती बनी है तब से ये नियम चला आ रहा है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो जैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही उसके साथ दो धाराएं बहने लगी, तुरंत तुरंत दो धारा। एक तो सांप्रदायिक धारा, सर सैयद अहमद खान, और दूसरा जातिवादी धारा, ज्योतिबा फूले। दादा भाई नेहरू राष्ट्रवादी धारा के नेतृत्व कर रहे थे, सैयद अहमद खान सांप्रदायिक धारा का नेतृत्व कर रहे थे, ज्योतिबा फूले जातिवादी धारा का नेतृत्व कर रहे थे। अब ये सांप्रदायिक और जातिवादी धारा ये अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं बोलती थी ना, यही तो इसका खेल था, क्योंकि ये अंग्रेजों को अपना रक्षक मानती थी, और मानना भी चाहिए था, मानना भी चाहिए। तब भारत राष्ट्र तो था ही नहीं, इंडिया कोई नेशन तो था नहीं। पिछड़ा समाज वैसे ही परेशान था, दलित समाज वैसे ही परेशान था, तो उसको मानना भी चाहिए। भाई डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के पक्ष में खड़े रहते थे, स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेजों ने ही उन्हें इस सामाजिक दलदल से बाहर निकाला था, तो वो खड़े होते थे, उनमें कोई उसमें कोई बुराई नहीं थी। जो भी आपका रक्षक होगा आप उसके साथ खड़े होंगे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो ये जो दो धाराएं बहने लगी राष्ट्रवाद के साथ साथ, अंग्रेज निश्चिंत हो गए। जैसे ही राष्ट्रवादी धारा ताकतवर होती थी, ये दोनों धाराओं को एक्टिवेट कर देते थे कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो। और जैसे जैसे राष्ट्रवाद की धारा मजबूत होती गई, वैसे वैसे सांप्रदायिक धारा और जातिवादी धारा भी मजबूत होती गई। 1885 में जब कांग्रेस बनी राष्ट्रीय दल के रूप में, नेशनल पार्टी के रूप में, तब अंग्रेजों को लगा कि यार इस पार्टी के साथ और पार्टियां क्रिएट करो। तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी कि कांग्रेस मुसलमानों का नेतृत्व नहीं करती है, मुसलमानों का नेतृत्व कौन करता है, मुस्लिम लीग। हालांकि राष्ट्रवादी मुसलमानों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। 1906 में मुस्लिम लीग, 1909-15 में हिंदू महासभा, 1919 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, 1924 में डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। इतनी पार्टियां पैदा करवा दी अंग्रेजों ने, तब वो निश्चिंत हो गए कि अब जैसे ही राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होगा, ये जितनी भी पार्टियां हमने पैदा कर रखी जाति ना देश धर्म और क्षेत्र के नाम पर, ये सब कांग्रेस का विरोध करेंगी। वही हाल आज भी है कॉकरोचों, वही हाल आज भी है। तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय समाज को एक करना है। ये तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि तुम भारतीय समाज का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी कैसे करोगे। तभी तो लोग बोलते रहे हिट मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। कॉकरोचों को क्यों कॉन्फिडेंस में, तो कॉन्फिडेंस की वजह ही यही है, क्योंकि भारतीय समाज बटा हुआ है। और जब समाज बटा होता है तो राजनीति निश्चिंत होती है कि कर क्या लोगे। आज भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती है कि भारतीय समाज बटा हुआ है, और बहुत बुरा बटा हुआ है, बहुत, मतलब इतनी ज्यादा डिवीजन मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। जो डिवीजन आज मैं देख रहा हूं, वो डिवीजन मैंने पहले कभी नहीं देखा। जितना भयंकर डिवीजन आज है उतना बड़ा। और जब तक समाज बटा रहेगा तब तक राजनीतिज्ञों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, युवाओं के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, कि आपको भारत के समाज का एकीकरण करना पड़ेगा। अब वो आप कैसे करोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा, इस बात पर आपको काम करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, वो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक राजनीतिज्ञों को खतरे का एहसास नहीं होगा। दूसरी चुनौती क्या है, दूसरी चुनौती कॉकरोचों तुम्हारे सामने ये है कि तुम भारतीय जनता को यह समझा ले जाओ कि तुम लुट कैसे रहे हो। भारतीय जनता को पता ही नहीं। एक आदमी विधायकी का चुनाव लड़ता है, एक आदमी सांसदी का चुनाव लड़ता है, और जब वो विधायक बनता है या सांसद बनता है तो एक सामान्य आदमी होता है, उसके पास एल्टो गाड़ी होती है, एक 200 गज का मकान होता है,
लेकिन जैसे वो 10 साल सांसद रह लेता है, उसके पास अरबों रुपए आ जाते हैं। ये कैसे हुआ? भारतीय जनता को लगता है कि ये बंदा कुबेर से दोस्ती कर लिया है। भारतीय जनता एकदम चिंतित नहीं होती, एकदम परेशान नहीं होती कि सांसद जी का तो कोई बिज़नेस भी नहीं है, सांसद जी का कोई व्यापार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। इतना पैसा सांसद जी कहाँ से ले आए? इस बात पर वो मनन ही नहीं करती, वो जानना ही नहीं चाहती। वो जानना ही नहीं चाहती। तो आपको दूसरा सबसे चुनौतीपूर्ण काम यही करना है कि इस देश की जनता को आपको समझाना है कि तुम लुट कैसे रहे हो। हिंट मैं दिए देता हूं। सरकार इतना योजनाएं बनाती है, इतनी योजनाएं बनाती है। अब सरकार योजना सीधे तौर पे तो लागू नहीं करेगी, तो उसके लिए कार्यकारिणी की मदद लेगी, एग्जीक्यूटिव की मदद लेगी सरकार। सुनो सरकार कैसे इस देश की जनता लूट रही है। जैसे अंग्रेज भारत की जनता को लूटते थे, तो भारत की जनता को लगता था कि ये महाजन हमको लूट रहा है। महाजन तो 5% लूटता था, असली तो अंग्रेज लूटते थे। अब इस देश में एक प्रथा है जो इस देश के लिए नासूर है। उस प्रथा का नाम है ठेकेदारी प्रथा। जब तक ये ठेकेदारी प्रथा या तो सुधरे और या खत्म हो जाए, जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक इस देश के लोग लुटते रहेंगे। अब सरकार ने स्मार्ट सिटी, गोंडा को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया कि गोंडा भाई स्मार्ट सिटी है। आप सांस पे ध्यान बनाए रखिए, आप सांसों पे ध्यान बनाए रखिए, भागिएगा मत। आज मैं बता रहा हूं इस देश की जनता कैसे लुटती है। अब सरकार ने कहा कि भाई गोंडा स्मार्ट सिटी बनेगा, तो गोंडा स्मार्ट सिटी बनेगा तो पैसा आएगा, 5,000 करोड़ रुपया आएगा। अब उस 5,000 करोड़ रुपए में सबसे पहला पैसा आएगा 800 करोड़ की, गोंडा की सारी सड़कों को पेरिस की सड़कों की तरफ बना दिया जाए। 800 करोड़। अब ये पैसा पास कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव पास करेगी। सांसद, एग्जीक्यूटिव, ठेकेदार, ये तीन एलाई कर लेंगे। ये तीनों आपस में संबंध बनाएंगे। साहब 800 करोड़ पास हुआ है, तो 100 करोड़ साहब लगा देंगे साहब, 100 करोड़ लगा देंगे साहब सड़क पे, 700 करोड़ आपस में बांट लेंगे। कुछ ठेकेदार बहुत और खतरनाक है, कहते हैं साहब 5 ही करोड़ में काम हो जाएगा। काम कितना पास हुआ? 800 करोड़। काम कितना हुआ? 5 करोड़। पहली बारिश में सड़क गायब। लेकिन उस एरिया के जो समृद्ध लोग हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। उस सड़क का उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो पेरिस जैसी सड़क लेके करेंगे क्या? क्योंकि इस देश के सामान्य आदमी को पता नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है।